Bismillahirrahmanirrahim. So today our topic of discussion is platelets and primary hemostasis. सो हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल फिनोमिना है कि जब कभी हमारी बॉडी में कोई कट लगता है स्किन पे या ब्लड वेजल्स में, तो हमारी बॉडी उसे रिस्पॉन्ड करती है बाय डिक्रीजिंग द ब्लड लॉस। सो वो सारे मैकेनिज्म जो कि ब्लड लॉस को रिड्यूस करते हैं ड्यूरिंग एनी इंजरी, दैट इज कॉल्ड हीमोस्टेसिस। The word hemostasis is actually the combination of the two words. One is hemo, that means blood, and second one is stasis, that means to keep stable, stop. Clear? So hemostasis का मतलब हुआ कि blood flow को रोकना या blood loss को रोकना whenever there is any injury. और इसका बेसिक पर्पस ये है कि बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाए तो अल्टीमेटली इट कैन लीड टुवर्ड द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स, कि अगर बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा अल्टीमेटली इट विल लीड टुवर्ड द एनीमिया। और एनीमिया भी कौन सा? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसमें आयरन का लॉस भी हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास माइक्रोसिटिक एनीमिया होगा, सेल्स का साइज छोटा होगा, हाइपोक्रोमिक होगा, हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम होगा। बहरहाल हीमोस्टेसिस जो है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना इन ऑर्डर टू कीप आवर फंक्शंस नॉर्मल। क्लियर? एंड सेकेंडली हमने मेनली आज के लेक्चर में प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ना है। प्लेटलेट्स के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन लेना है कि प्लेटलेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके क्या फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और ये किस तरीके से हीमोस्टेसिस के अंदर हेल्प करते हैं। आपने अक्सर ये सुन रखा होगा कि डेंगू फीवर के अंदर प्लेटलेट्स की क्वांटिटी कम हो जाती है, इस वजह से अगर किसी वजह से अगर कोई कट आ जाए, कोई इंजरी आ जाए तो ब्लड क्लॉट नहीं होता, ब्लड जमता नहीं है, अल्टीमेटली ब्लड लॉस होता चला जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट की अक्सर डेथ भी हो जाया करती है। क्लियर? सो इन्हीं बेसिक चीजों को आज के लेक्चर में हमने बेसिकली डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक आइडिया ऑफ द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की बात की जाए तो ये हमारे पास राउंड शेप सेल होते हैं और इनके पास न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, एज वी हैव डिस्कस्ड इन आवर रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के पास भी न्यूक्लियस नहीं होता, प्लेटलेट्स के पास भी न्यूक्लियस नहीं होता। डायमीटर की बात करें तो 2 to 3 माइक्रोमीटर या इससे थोड़ा बहुत ज्यादा डायमीटर जो है वो प्लेटलेट्स का देखा जाता है। इनका जो साइज है वो रेड ब्लड सेल की निस्बत आधा होता है। नॉर्मल काउंट की बात की जाए तो 1 लाख 15 लाख से लेके 35 लाख तक हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। एंड लाइफ स्पैन की बात की जाए तो दैट इज 8 to 12 डेज इन सर्कुलेशन, यानी ये जब एक दफा ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं सिंथेसाइज होके, और सिंथेसाइज इनके किस तरह होंगे हमने वही पढ़ा, मल्टीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से मेगा कैरियोसाइट्स बनाएंगे और मेगा कैरियोसाइट्स को जब हम फ्रेगमेंटेशन करेंगे तो अल्टीमेटली प्लेटलेट्स बनेंगे। अच्छा, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, समटाइम थ्रोम्बोसाइट वर्ड जो है वो यूज किया जाता है टेक्स्ट बुक्स के अंदर। प्लेटलेट्स के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि इनका ग्लाइकोलिटिक सिस्टम बड़ा ही एक्टिवेटेड होता है और वेल डेवलप्ड होता है, यानी ये ग्लूकोज को एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर भी कर सकते हैं, और जब ग्लूकोज की कमी हो तो उसी ग्लाइकोजन को तोड़ के दोबारा ग्लूकोज भी बना सकते हैं। जिस तरह हमारे नॉर्मल सेल्स करते हैं, इसी तरीके से प्लेटलेट्स भी बड़े अच्छे तरीके से एक्सेस ग्लूकोज को स्टोर कर लेते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और जब कभी जरूरत होती है ग्लूकोज की कमी के अंदर उसी ग्लाइकोजन को तोड़ के दोबारा ग्लूकोज बनाते हैं, और यही मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। एंड दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द हीमोस्टेसिस, यानी ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड दे गैदर एट द साइट ऑफ द इंजरी एंड प्लग द होल। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ब्लड वेजल थी और ब्लड वेजल में किसी पॉइंट पे अगर होल हो जाए, किसी पॉइंट पे कट लग जाए, तो अल्टीमेटली ये प्लेटलेट्स उस जगह पे इकट्ठे होते हैं, एक्टिवेट होते हैं और अल्टीमेटली इकट्ठे होके उस होल को बंद कर देते हैं। सो क्लॉट फॉर्मेशन में एक मेजर रोल जो है वो प्लेटलेट्स का होता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारे पास कुछ फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं प्लेटलेट्स की। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को देखें तो सेल मेम्ब्रेन में हमें फास्फोलिपिड्स देखने को मिलेंगे, जस्ट लाइक द नॉर्मल सेल। जिस तरीके से हमें फास्फोलिपिड्स की बाइलेयर देखने को मिलती है, प्लेटलेट्स में भी यही होता है कि फास्फोलिपिड की एक बाइलेयर देखने को मिलती है। इसके साथ साथ हमें ग्लाइकोप्रोटीन कोट देखने को मिलता है। अब इस ग्लाइकोप्रोटीन कोट का फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन एडहेरेंस टू द इंजर्ड वेसल्स फॉर रिपेयर एंड नॉर्मलाइजेशन।
जब हमारे पास कोई कट होता है तो अल्टीमेटली जो प्लेटलेट्स के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन कोट होता है, ये इंजर्ड वेसल को जो उसके दो कंपोनेंट्स हैं, दो उसके एंड्स हैं, उनको दोबारा एडहेयर करने में और उनको रिपेयर होने में हेल्प करता है। लेट्स सपोज इफ दिस वन इज द ब्लड वेसल, मैं उसकी सिंपल आउटर मेम्ब्रेन बना रहा हूं और उनके अंदर ये होल बन गया है। क्लियर? मैं सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन दिखा रहा हूं और ये होल बन गया है जिससे ब्लड लॉस हो रहा है। अल्टीमेटली इस ग्लाइकोप्रोटीन कोड का काम ये है कि इसने इस एंड और इस एंड को एक दूसरे के करीब लाके जोड़ देना है। क्लियर? सो ग्लाइकोप्रोटीन कोड जो मौजूद होता है सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्लेटलेट्स में, उसका क्या फंक्शन होता है कि इसने बेसिकली जो इंजर्ड ब्लड वेसल्स के दो एंड्स हैं उन्हें आपस में एडहेयर करना है और रिपेयर ऑफ द ब्लड वेसल में हेल्प करना है। क्लियर? फिर इसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड एडिनाइल साइक्लेज। ये एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करता है बाय एडिशन ऑफ द फॉस्फेट। क्लियर? फिर हमने ये बात पढ़ी कि इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, इट्स मीन दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। जो हमारे पास नए प्लेटलेट्स तो बन सकते हैं, लेकिन एक प्लेटलेट जो बन के एक दफा सर्कुलेशन में आ जाता है वो फिर मजीद अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं करता। हमेशा स्टेम सेल से ही मजीद जो है वो प्लेटलेट्स बनेंगे। मल्टीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल ही डिवाइड करेगा, वही मजीद प्लेटलेट्स बनाएगा। लेकिन एक दफा जब सर्कुलेशन में आ गया प्लेटलेट तो वो मजीद डिवाइड करके मजीद अपने ऑफस्प्रिंग, अपने मजीद प्लेटलेट्स नहीं प्रोड्यूस कर सकता क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। ग्रोथ फैक्टर इनके पास मौजूद होते हैं और इनका काम क्या होगा? ग्रोथ को कंट्रोल करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स। इनको जो मतलब ब्लड वेसल्स की मेम्ब्रेन होती है उसके पास एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स। तो ये वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं जब रिपेयर हो रही होती है ब्लड वेसल, और साथ ही साथ ये स्मूथ मसल की मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करते हैं ताकि जो डैमेज्ड वेसल है उसको रिपेयर किया जा सके। फिर इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मौजूद होती हैं फॉर क्लॉट रिट्रैक्शन। याद रखें जब एक दफा किसी जगह पे इंजरी होती है वहां हमें क्लॉट बनता दिखाई देता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो क्लॉट खुद ब खुद खत्म हो जाता है। तो उसके लिए हमें हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो क्लॉट है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करता है, सुकड़ता है। पहले वो ब्लैकिश सा हो जाता है, उसका कलर ब्लैकिश या ब्राउनिश हो जाता है और अल्टीमेटली वो क्लॉट रिमूव हो जाता है। तो वो जो क्लॉट की रिट्रैक्शन के अंदर बेसिकली प्रोटीन इन्वॉल्व होती हैं वो इसी थ्रोम्बोसाइट्स की या प्लेटलेट्स की होती हैं। दीज आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, इनमें एक्टिन एंड मायोसिन होती हैं। इसी के साथ साथ इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और एंजाइम सिस्टम होता है ताकि एटीपी प्रोड्यूस कर सकें। इनके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपैरेटस भी मौजूद होता है टू सिंथेसाइज एंजाइम एंड टू स्टोर कैल्शियम। क्लियर? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम स्टोर करते हैं क्योंकि जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं इन्होंने बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कराना होता है, तो इसके लिए इनके पास कैल्शियम स्टोर्ड होते हैं जो कि रिलीज करवाते हैं ताकि ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट करे। आगे हम आज के लेक्चर में ही पढ़ेंगे कि वेस्कुलर स्पैज्म होता है, जो ही कोई इंजरी होती है पहला स्टेप ही यही होता है कि ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। क्लियर? उस जगह पे ब्लड फ्लो को रोका जाए। क्लियर? तो ये बेसिकली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर्ड कैल्शियम होता है उसका रोल होता है। कैल्शियम रिलीज होता है और वो ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। फिर इनके पास जो है वो फिब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फिब्रिन थ्रेड्स। अपकमिंग लेक्चर्स में हम देखेंगे कि जब क्लॉट बनता है, क्लॉट रिट्रैक्ट करता है, उसके बाद फिर फिब्रिन का एक प्रॉपर मैशवर्क बनता है। सो बेसिकली फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट करना होता है, तो उसके लिए हमारे पास एक इनके पास स्टेबिलाइजिंग फैक्टर होता है दैट इज कॉल्ड फिब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर। हम इसके ऊपर मजीद डिटेल से बात करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर। क्लियर? ओके, अब हम बात कर लेते हैं स्टेजेस ऑफ हीमोस्टेसिस की। कोई इंजरी हुई तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी किन स्टेजेस से गुजरते हुए सारे प्रोसेस को कंट्रोल करती है और किस तरीके से ब्लड लॉस को रोकती है। देयर आर द बेसिकली 5 स्टेप्स। क्लियर? नंबर 1 इज द वेस्कुलर स्पैज्म। क्लियर? वेस्कुलर स्पैज्म कहते हैं कि ब्लड वेसल का कॉन्ट्रैक्ट करना एट द साइट ऑफ इंजरी। डिस्कस करेंगे आज के ही लेक्चर में। सेकेंड वन इज द प्राइमरी हीमोस्टेसिस, जिसमें हम टेम्परेरीली ब्लॉक कर देते हैं फॉर्मेशन ऑफ द प्लेटलेट प्लग की मदद से। यानी हम क्या करते हैं, ब्लड वेसल का जो होल है उसे टेम्परेरीली ब्लॉक करते हैं, लेकिन याद रखें ये ज्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं कर सकता।
हम प्लेटलेट के ऊपर एक प्लग बना देते हैं, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन ये ज्यादा देर तक जो है वो नहीं रोक सकता ब्लड लॉस को। थोड़ी देर के लिए हम इसे टेम्परेरीली ब्लॉक करते हैं इसकी मदद से। मेन हमें जो है वो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के जरिए ब्लॉक करना होता है ब्लड लॉस को, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फिब्रिन क्लॉट। ये कल के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आज हम ये पहले दो स्टेप बेसिकली डिस्कस करेंगे। वन इज वेस्कुलर स्पैज्म एंड सेकंड वन इज प्राइमरी हीमोस्टेसिस और प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। क्लियर? एंड फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, फाइब्रस टिश्यू बनाते हैं टू क्लोज द होल इन द वेसल। एंड फाइनली जब सारा प्रोसेस नॉर्मल हो चुका होता है, ब्लड वेसल रिपेयर हो चुकी होती है, तो हम क्लॉट को रिट्रैक्ट कर देते हैं। क्लियर? सो दीज आर बेसिकली 5 stages that we are supposed to learn, and in today's lecture we will be discussing the first 2 stages. One is vascular spasm and second one is primary hemostasis or platelet plug formation. Clear? Next 3 जो है वो हम upcoming lectures के अंदर discuss करेंगे। Okay, so first of all, vascular spasm. Vascular spasm, as you can see in your slide, बड़ी beautifully मैंने इसको represent करने की कोशिश की। Let's suppose this is the site of the injury. इस पॉइंट पे कोई इंजरी हुई तो हम क्या करते हैं, इस दोनों एंड से इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इस ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आगे कहीं इंजरी हुई है इस पॉइंट पे, तो हम यहां से ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि ब्लड ना जाए इस रीजन के अंदर। हम इस रीजन में ब्लड को जाने से रोकते हैं। जब ब्लड कम जाएगा तो अल्टीमेटली ब्लड लॉस भी कम होगा। सो ये पहला रिस्पॉन्स होता है किसी भी इंजरी को। हमारी बॉडी में कोई भी इंजरी हुई, अल्टीमेटली द फर्स्ट रिस्पॉन्स विल बी द वेस्कुलर स्पैज्म, और इसका काम क्या होता है कि ब्लड लॉस को रोके, ब्लड फ्लो रोके उस एरिया में जहां इंजरी हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस पॉइंट पे हमें कोई इंजरी नजर आती है तो हम इस रीजन में ब्लड फ्लो को रोक देंगे ताकि ब्लड कम से कम इस रीजन में आए और कम से कम लॉस हो। क्लियर? एंड इट इज मच मोर इफेक्टिव इन द स्मॉलर वेजल्स। याद रखिए हमारी बॉडी के अंदर छोटे छोटे जो है वो ब्लड वेजल्स जो हैं वो अक्सर डिस्ट्रॉय होती रहती हैं। माइक्रोवेस्कुलेचर जो है उनमें अक्सर जो है वो छोटे छोटे जो है वो पंचीज और होल्स होते रहते हैं। सो हमारी बॉडी नॉर्मली वेस्कुलर स्पैज्म के जरिए उसे रिस्पॉन्ड करती है, ज्यादा ब्लड नहीं जाने देती उन रीजन्स में जहां थोड़ा सा माइक्रोवेस्कुलेचर के अंदर छोटी छोटी कैपिलरीज के अंदर जो डिस्ट्रक्शन होती है, जो होल्स बनते हैं, तो हम उन कैपिलरीज में ब्लड वेसल में हम बेसिकली ब्लड जाने से रोकते हैं बाय द मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड वेस्कुलर स्पैज्म। लार्ज ब्लड वेजल्स के अंदर ये ज्यादा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि लार्ज ब्लड वेजल ने टिश्यूज को ब्लड सप्लाई करना होता है। तो अगर हम वहां वेस्कुलर स्पैज्म कर देंगे, टिश्यूज के पास ब्लड नहीं जाएगा, वहां इस्कीमिया हो जाएगा और टिश्यू की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वहां ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। वहां हमें अल्टीमेटली नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करना पड़ता है, दैट इज प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, और ब्लड फ्लो को कंटिन्यू ही रखना होता है। क्लियर? वहां हम होल बंद करने की कोशिश करते हैं बजाय इसके कि हम वहां ब्लड फ्लो को रोकें। क्लियर? अच्छा, अब ये वेस्कुलर स्पैज्म किस वजह से होता है? नंबर 1, लोकल मायोजेनिक रिस्पॉन्स। जब कहीं इंजरी हुई तो वहां के जो मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? सो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो इंजरी की साइड पे क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सेकेंडली, केमिकल्स रिलीज बाय द एंडोथेलियल सेल्स एंड प्लेटलेट्स। जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स कौन से होते हैं? जो ब्लड वेजल्स को लाइन कर रहे होते हैं। सो जो एंडोथेलियल सेल्स हैं वो और प्लेटलेट्स, ये सर्टेन केमिकल्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से हमारी ब्लड वेजल्स में स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है और अल्टीमेटली वेस्कुलर स्पैज्म हो जाता है। एंड फाइनली देयर आर द मल्टीपल रिफ्लेक्सेस दैट आर इनिशिएटेड बिकॉज ऑफ द लोकल पेन रिसेप्टर। इंजरी हो तो अल्टीमेटली पेन भी होगी, और वो पेन रिसेप्टर जो है वो मल्टीपल रिफ्लेक्सेस जो है इनिशिएट करते हैं जिसकी वजह से वेस्कुलर स्पैज्म होता है। सो वो कौन कौन से हमारे पास रिफ्लेक्सेस होते हैं, लेट अस डिस्कस। वेस्कुलर इंजरी हुई, अल्टीमेटली ये एक न्यूरोनल रिफ्लेक्स जनरेट करेगा, नर्व रिफ्लेक्स जनरेट होगा, पेन का रिफ्लेक्स जाएगा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और वो क्या करेगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन करा देगा, यानी वेस्कुलर स्पैज्म करा देगा। इसी तरीके से वेस्कुलर इंजरी एक केमिकल रिलीज करती है बाय द एंडोथेलियम दैट इज कॉल्ड सीरोटोनिन, और सीरोटोनिन की वजह से भी वेस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, वेस्कुलर स्पैज्म हो जाता है।
थर्ड जो है वो एंडोथीलिन, ये भी एंडोथीलियम से रिलीज होने वाला केमिकल है और इसकी वजह से भी वेजो कंस्ट्रक्शन होती है। हियर देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि नॉर्मली जो है वो हमारे एंडोथीलियम से नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो रहे होते हैं, ये वेजो कंस्ट्रक्शन को इनहिबिट करते हैं। क्लियर? याद रखिएगा, नॉर्मल जब कोई इंजरी नहीं हुई तो हमारे ब्लड वेजल्स कहीं कॉन्ट्रैक्ट ना कर जाएं, हम अल्टीमेटली नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम एंडोथेलियम एंड बोथ ऑफ देम आर वेजोडाइलेटर्स। ये वेजोडाइलेशन काज कराते हैं, नॉर्मली ब्लड वेसल्स को ओपन रखते हैं, लेकिन जब कभी इंजरी हो तो नर्व रिफ्लेक्स की वजह से, एंडोथेलियम की वजह से और सेरोटोनिन की वजह से हम वेस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन करा देते हैं, जिसकी वजह से वेस्कुलर स्पैज्म होता है, हम ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो को कम करके ब्लड लॉस को कम करते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं प्राइमरी हीमोस्टेसिस की। सेकेंड स्टेप ऑफ द हीमोस्टेसिस आर द प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। सो इसमें होता क्या है कि जो प्लेटलेट्स प्लग है वो किस तरह बनता है कि हम प्लेटलेट्स को इकट्ठा करते हैं एट द साइट ऑफ इंजरी। सो हमने अभी बात की कि नॉर्मली जो है वो प्लेटलेट स्टिक नहीं करते एंडोथेलियम से बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहे होते हैं नॉर्मल जब इंजरी नहीं हुई होती, लेकिन जो ही इंजरी होती है नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन इतने प्रोड्यूस नहीं होते और प्लेटलेट्स जो हैं वो ब्लड वेसल की वॉल के साथ एडहेयर करना शुरू कर देते हैं। अब प्लेटलेट्स जो हैं किन रिसेप्टर्स के साथ एडहेयर करते हैं? 20 से ज्यादा रिसेप्टर्स जो हैं वो अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन इनमें से जो दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनमें ग्लाइकोप्रोटीन फैक्टर 1b, 9 एंड 5 है, और इनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? वॉन विलीब्रैंड फैक्टर। क्लियर? इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं वॉन विलीब्रैंड फैक्टर, VWF भी कहते हैं, एंड इसी के साथ जो है वो बेसिकली थ्रोम्बिन बाइंड करता है। क्लियर? ये हम आगे जाके बात करेंगे थ्रोम्बिन की भी। बेसिकली ये भी जो है वो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन के अंदर हेल्प कर रहा होता है। और जो सेकेंड रिसेप्टर की जिसके साथ प्लेटलेट्स जाके बाइंड करते हैं दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन 2b और 3a। समटाइम 2b के साथ बाइंड करते हैं और समटाइम ग्लाइकोप्रोटीन 3a के साथ बाइंड करते हैं। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम योर प्रोफेशनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि कौन से रिसेप्टर्स हैं कि जिनके साथ प्लेटलेट जाके बाइंड करता है ड्यूरिंग प्राइमरी हीमोस्टेसिस। यू शुड बी नोइंग वॉन विलीब्रैंड फैक्टर, और वॉन विलीब्रैंड फैक्टर हम किसे कहते हैं? इट इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन 1b, 9 एंड 5। क्लियर? एंड जो दूसरा हमारे पास रिसेप्टर होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन 2b या 3a होता है। क्लियर? ओके, अच्छा जी, अब सबसे पहले जो है वो हम प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करते हैं। अब हम स्टेप्स पढ़ रहे हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन के। क्लियर? पहले हमने हीमोस्टेसिस की बात की थी कि हीमोस्टेसिस के 5 स्टेप्स होते हैं, उसमें से एक स्टेप जो है वो हमारे पास प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन था। पहला स्टेप वेस्कुलर स्पैज्म था, दूसरा स्टेप प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन था। अब प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन बेसिकली 3 बेसिक स्टेप्स के अंदर होती है। नंबर 1 इज एक्टिवेशन। हम क्या करते हैं कि जो वॉन विलीब्रैंड फैक्टर होता है उसे सेक्रीट करते हैं फ्रॉम द एंडोथेलियल सेल एट द इंजरी साइट। क्लियर? ये जो एंडोथेलियम के नीचे कोलेजन मौजूद होती है और ग्लाइकोप्रोटीन 1b रिसेप्टर होती है उसके साथ बाइंड कर जाता है वॉन विलीब्रैंड फैक्टर। क्लियर? सबसे पहले हमने वॉन विलीब्रैंड फैक्टर प्रोड्यूस किया एंडोथेलियल सेल से, और फिर एंडोथेलियल सेल के नीचे जो कोलेजन मौजूद थी उसके ऊपर एक GP1b रिसेप्टर था या ग्लाइकोप्रोटीन 1b रिसेप्टर था, उसके साथ हमने बाइंड कर दिया इस वॉन विलीब्रैंड फैक्टर को। जब ये वॉन विलीब्रैंड फैक्टर ग्लाइकोप्रोटीन 1b के साथ बाइंड कर जाता है तो अल्टीमेटली आपके प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। So this is the basically 3 steps mechanism कि जिसके जरिए हम प्लेटलेट को एक्टिवेट करते हैं। क्लियर? ओके, once platelets are activated they change their shape। क्लियर? याद रखिएगा कि जो नॉर्मल हमारे पास शेप होती है प्लेटलेट की वो डिफरेंट होती है, लेकिन जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो प्लेटलेट की शेप चेंज होती है। जब प्लेटलेट की चेंज हो गई शेप तो अल्टीमेटली दे विल एक्टिवेट GP2b एंड 3a। क्लियर? जो सेकंड रिसेप्टर्स थे उनको एक्टिवेट करेंगे, उनके साथ बाइंड करेंगे और उन्हें एक्टिवेट करेंगे आफ्टर चेंजिंग देयर शेप। अब जब उसके साथ ये बाइंड कर जाते हैं तो ये 2 ग्रैन्यूल्स जो हैं वो बेसिकली रिलीज करते हैं
और एक केमिकल रिलीज करते हैं दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोक्सिन A2। दो ग्रेन्यूल्स रिलीज करते हैं और एक केमिकल रिलीज करते हैं, और इस स्टेप को हम कहते हैं डी ग्रेन्यूलेशन, क्योंकि इसमें ग्रेन्यूल्स रिलीज हो रहे हैं। पहले हमने एक्टिवेट किया प्लेटलेट्स को, फिर हमने प्लेटलेट्स की शेप को चेंज किया, उसे ग्लाइकोप्रोटीन 2B और 3A के साथ बाइंड किया और अल्टीमेटली ग्रेन्यूल्स को रिलीज किया। अब वो कौन से दो ग्रेन्यूल्स होते हैं? वन इज कॉल्ड अल्फा सैक ग्रेन्यूल एंड सेकंड वन इज कॉल्ड डेंस ग्रेन्यूल्स। जो अल्फा सैक ग्रेन्यूल्स होते हैं इसमें फिब्रिनोजिन मौजूद होती है, और याद रखिएगा ये फिब्रिनोजिन जो है वो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के अंदर यूज होगी, जो कि हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो है वो हमारे पास डेंस ग्रेन्यूल होता है, जिसमें दो से तीन चीजें मौजूद होती हैं। वन इज सेरोटोनिन, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये वेस्कुलर स्पैज्म को प्रोमोट करेगा, वेजो कंस्ट्रक्शन में हेल्प करेगा। क्लियर? Second one is ADP and it activates platelets and cause aggregation। ये मजीद प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करता है। क्लियर? याद रखें प्लेटलेट की एक्टिवेशन एक पॉजिटिव फीडबैक होता है कि एक प्लेटलेट जब एक्टिवेट होता है वो मल्टीपल केमिकल्स रिलीज करता है, जिससे मजीद प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं और एग्रीगेशन होते हैं। दैट इज व्हाई यू हैव learned this thing in your basic homeostasis mechanisms, कि हमारे पास जो कंट्रोल सिस्टम ऑफ बॉडी है उसमें जो पॉजिटिव कंट्रोल है उसकी एक एग्जांपल प्लेटलेट एग्रीगेशन या फिर ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन भी है। क्लियर? थर्ड चीज जो कि डेंस ग्रेन्यूल के पास होती है दैट इज कैल्शियम आयन एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। एंड जो एक केमिकल रिलीज करते हैं ये हमारे पास एक्टिवेटेड GP2B एंड 3A रिसेप्टर्स that are thromboxane A2, and इसका काम भी एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट ही होता है। सो कुल मिला के हमने मल्टीपल ग्रेन्यूल्स और केमिकल्स रिलीज किए जिन्होंने प्लेटलेट्स को एग्रीगेट किया एट द साइट ऑफ इंजरी। ओके, एंड फाइनली देयर इज अ एग्रीगेशन। अभी हमने पहले स्टेप में प्लेटलेट्स को एक्टिवेट किया था, दूसरे में हमने वो केमिकल्स रिलीज किए थे जिन्होंने एग्रीगेशन करानी थी, और तीसरे स्टेप के अंदर हमने इन्हीं चीजों को इस्तेमाल करके एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को, सेरोटोनिन को, थ्रोम्बोक्सिन A2 को, इन सबको जो है वो हमने बेसिकली यूज किया, नियर बाय प्लेटलेट्स को एक्टिवेट किया और उन्हें स्टिक करा दिया एट द साइट ऑफ इंजरी। और याद रखें दिस इज अ पॉजिटिव फीडबैक, इट क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग प्लेटलेट प्लग that close small rents in the blood vessel wall। blood vessels के अंदर जो छोटे छोटे rents, छोटे छोटी injuries होंगी ultimately उन्हें control करेंगे। so this is actually the collagen fibers, जब इनके साथ bind करेंगे आपके thromboxane आके तो ultimately जो है ये platelet aggregation कराएगा और यहाँ platelet plug की formation हो जाएगी। सो तीन स्टेप होते हैं हमारी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन के अंदर। नंबर वन इज कॉल्ड एक्टिवेशन, सेकंड वन इज कॉल्ड डीग्रेनुलेशन एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एग्रीगेशन। And this is an important SCQ from your exam point of view, that what are the three steps in the platelet plug formation। या sometime आपसे पूछा जाता है write a note on the primary hemostasis, या sometime ये कहा जाता है क्या सिनेरियो बना के क्या 12-year-old young lad that has been fell from a roof, has a minor injury in the blood vessels, and the blood clotting phenomena has been started after the vascular spasm। there is a mechanism that results into the formation of the platelet plug to close the hole। what are the various steps that are being involved in this formation of platelet plug? तो आपको यही तीन स्टेप्स लिखने होते हैं, एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट, सेकंड स्टेप में आपने डीग्रेनुलेशन लिखनी होती है एंड थर्ड स्टेप में एग्रीगेशन लिखनी होती है। क्लियर? So that was all about for today's lecture, in which we discuss about the two basic steps of the hemostasis. Number one is vascular spasm and second one is platelet plug formation at the primary hemostasis. In the next lecture, we will be starting about the secondary hemostasis and the role of the fibrinogen, thromboxane A2 and the multiple other chemical substances being released during the primary hemostasis. Till then, keep learning and enjoying physiology.